Hello everyone, we are starting with class 10th paper. This is a sample question paper which has been issued by CBSE and this is for session 2022 to 2023. So in this video I will be covering section A, and in this section A you have 20 MCQs and they are of 1 mark each. So let's start with the first one here. So it is given that you have A and B as positive integers. A की वैल्यू दी हुई है आपको, B की वैल्यू आपको दी हुई है, and you have to find the value of m plus n into r plus s. तो सबसे पहले ना आप देखो कि HCF में आपको क्या दिया हुआ है, और हम पहले HCF निकालेंगे भी। A की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, इट इज़ गिवन एज P की पावर 3, Q की पावर 4, और B की वैल्यू कितनी है आपकी, P की पावर 2, Q की पावर 3। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, HCF निकालना है। और HCF कैसे निकाला जाता है, इट इज़ द कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर में हम पावर कौन सी लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। अब देखो P जो है हमारा दोनों में सेम है, P की पावर कितनी हो जाएगी 2, और Q की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, और हम इसको किससे कंपेरेबल रखेंगे, जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, विच इज़ P की पावर m और Q की पावर n। मतलब P की पावर दोनों में कौन है, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। अब इसी तरह यू विल फाइंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकलेगा, अब हमारा P की पावर क्या होगी 3 और Q की पावर क्या होगी आपकी, इट विल बी 4, और आप इसको किससे कंपेरेबल रखोगे, इट विल बी कंपेरेबल विथ PR एंड QS। तो आपके पास R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, m प्लस n निकालना है और r प्लस s निकालना है। m प्लस n कितना होगा 2 प्लस 3, r प्लस s कितना होगा आपका 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 5 into 7 will be 35. So yes, answer for this one is 35. कंपेयर करना था और बस वैल्यूज निकालनी थी हमें m, n और r और s की, क्योंकि हमें उन्होंने HCF तो ऑलरेडी दिया हुआ था, बस कंपेरेबल। Let's start with question number 2 now. It says let P be a prime number, the quadratic equation having its roots as factor of P. तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक P जो है वो उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब हम अगर x की जगह P रखें तो हमारी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में पुट करके देखोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी, x की जगह भी p पुट करना है और p तो p रहेगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो कट गया, लेकिन p इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 तो नहीं आई मेरी फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह p डालने से वैल्यू, सो दिस इज नॉट द केस। सेकेंड देखते हैं, दिस विल बी पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, और x की जगह क्या पुट करोगे, p पुट करोगे प्लस p। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये कैंसिलेबल है या नहीं है, 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहली वैल्यू तो पी स्क्वायर है एज इट इज, p को p से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी माइनस पी स्क्वायर, p को 1 से करोगे इट विल बी माइनस p, एंड लास्ट में आपका क्या हो जाएगा प्लस p विच इज इक्वल टू 0। सो यस यू कैन सी कि p से p कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, एंड आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। इसका मतलब क्या है कि सम और प्रोडक्ट हमारा दोनों का इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू आपकी कितनी है, इट इज माइनस 2, ए की वैल्यू आपकी कितनी है p, so it is nothing but 2 by p, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, it will be c by a, it is 3 by p। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, 2 by p is equal to 3 by p आ गया। अब यहाँ पे तो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी दिस इज 3p ना, तो p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका, सो दिस इज 3 by 1 ओनली। तो आपके पास p की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, जस्ट इंटरचेंज द वैल्यूज, p ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 by 3 विच इज ऑप्शन नंबर B for you. Now we'll be moving to question number 4 in this.
इट सेज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दी हुए हैं यहाँ पे, और हमें क्या करना है, दे आर सेइंग दैट दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दैट कंडीशन ऑफ पैरेलल वी कैन यूज, मतलब क्योंकि एक ही ऐसी चीज होती है जो इनकंसिस्टेंट होती है, दैट इज पैरेलल। तो पैरेलल में आपने क्या करना है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो आपका a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 1, b2 की वैल्यू कितनी है आपकी k माइनस 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 विल बी इन मल्टीप्लीकेशन विद k माइनस 1 and 1 will be in multiplication with 2k minus 1. So you are left with 3k minus 3, 2k minus 1. 2k इधर जाएगा लेफ्ट साइड पे, 3k से माइनस होगा तो k आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2। सो या वैल्यू फॉर k इज नथिंग बट 2, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारा, और a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल होता है। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू फॉर k, क्योंकि c1 ओवर c2 इक्वल नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट वन में हमें वर्टिसेस दी हुई है पैरेललोग्राम की, यू कैन सी पी क्यू आर एस दिया हुआ है एंड वी हैव पी क्यू आर दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, इट वुड बी द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेथड यूज करना है। So let's try to make the diagram for the fifth one. So it has three coordinates for us and we have to find the fourth one, p q r s, और s को हम क्या मान लेंगे, x, y, r will be minus 3, minus 2 and q will be minus 2, 3 and p will be 3, 4 and I have to find s value। तो कौन से तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, विल बी यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें भी पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दे आर इक्वल इन लेंथ, जैसे कि अगर मैं मीट करवा रही हूँ डायगोनल्स को तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इक्वल हाफ्स में बांट रहे हैं। एस ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू के, पी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के। तो एक तरीके से अगर आप नोट करो तो पी आर की वैल्यू जैसे है हमारे पास, पी और आर आपके पास है ना, 3, 4, बीच में सेंटर में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है आपका आर, और उसके कोऑर्डिनेट कितने, -3, -2। इसी तरह हम एस और क्यू का भी क्रिएट कर सकते हैं, एस और लास्ट में क्यू है और बीच में ओ है। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ओ की निकालनी है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इट इज बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो एज द वैल्यूज आर डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1 and 1। तो अगर रेशियो 1 and 1 है, इसका मतलब वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, x1 ओवर x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बस हमें क्या निकालना है, ओ निकालना है दोनों तरीके से। तो पहले तरीके से ओ कैसे निकलेगा आपका, इट विल बी 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 कितना होगा, 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2/2 विच इज 1, 0, 1 हो गया। अब यहाँ से भी हम o की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो x1 इस केस में हमारा क्या है, x है, x -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो दीज टू वैल्यूज आर कंपेरेबल, दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारी कंपेरेबल है। पहली वैल्यू किसके कंपेरेबल होगी, 0 के, x -2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2। y plus 3 over 2 is equal to 1. So it is y plus 3 is equal to 2. Y will be -1. Let's start with question number 6. Here you have two triangles which is ABC and PQR, and it is given that they are similar.
सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एज वेल। तो और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है हमें यहाँ पे इन्होंने, ए एम एंड पी एन आर द एल्टीट्यूड्स। एक ए एम बनाओगे और दूसरे ट्राइंगल में क्या बनाओगे, पी एन। एल्टीट्यूड्स क्रिएट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर, किसके इक्वल दिया हुआ है, 4/9 के। तो जब आप स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो ये क्या क्रिएट हो जाता है, रूट बन जाता है। एंड रूट ऑफ 4/9 विल बी नथिंग बट 2/3 हो जाएगा ये हमारा। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में लें ए बी एम और पी क्यू एन में, तो दोनों किससे सिमिलर होंगे, दे विल बी सिमिलर बाय ए ए प्रॉपर्टी। अब क्यों होंगे ये, क्योंकि 90 है एक तो यहाँ पे, ए एम भी 90 है और पी एन क्यू भी 90 है। एक तो ये दो एंगल्स हो गए आपके इक्वल्स, विच इज एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। और दूसरा हमारा क्या होगा, इट विल बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं ऑलरेडी बड़े वाले। तो यस, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। तो ये ए सिमिलरिटी से हमारा कंडीशन प्रूफ हो गई है। सेकंड में अगर आप लिख रहे हो कि ए सिमिलरिटी प्रूफ हो गया, दैट मीन्स देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एज वेल। ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए एम ओवर पी एन। तो ए बी ओवर पी क्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 2/3, वो किसके इक्वल होगी, ए एम ओवर पी एन के। सो द आंसर टू इट इज 2:3। दैट्स इट. Now we'll be moving to the next one, which is the seventh one, and in this one you have to find the value of x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे इस केस में, इट विल बी, जैसे आपने tan 60 की वैल्यू आपको पता है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि sin 60 क्या है, cot 60 क्या है, सारी बस वैल्यूज हमने पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर फॉर x। और x की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी फिर किसके इक्विवेलेंट है। तो tan 60 हमारा कितना होता है, इट इज √3 पुट करेंगे। cos 60 क्या होता है, 1/2। sin 60 क्या होता है, √3/2। एंड देन यू हैव 1/√3 एज cot 60। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास x के साथ √3, और नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/√3। तो cos 30 तो 1/√3 होता नहीं है, tan 30 1/√3 होता है। So yes, answer for this is B part. Now we'll be moving to the next one, which is sin theta plus cos theta is equal to √2, and we have to find the value of tan theta plus cot theta. इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कैन राइट इट एज sin थीटा ओवर cos थीटा। cot थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो इसको हम थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा ना, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा ओवर cos थीटा। cot थीटा को कैसे लिखोगे, cos थीटा ओवर sin थीटा। एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा आपको, sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और नीचे sin थीटा डॉट cos थीटा बचा हुआ है अभी हमारे पास। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है वो हमें किसकी दी हुई है, sin थीटा प्लस cos थीटा की। तो आप क्या करो, इसको ना स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड्स होगा इसमें। क्यों होगा, देखो, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अब ओपन करेंगे हम आइडेंटिटी यूज करके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। तो यहाँ से आपकी ना वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू जो हम निकालना चाहते हैं बेसिकली। सो 1 को इधर ले जाओ, सो इट विल बी 2 - 1। तो ये आपका आ गया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज 1 ओनली। तो sin थीटा ओवर cos थीटा, या इसको ऐसे कर सकते हो कि sin थीटा और cos थीटा को नीचे ले जाओ, जिससे कि आपके पास 1 ओवर sin थीटा cos थीटा की
वैल्यू आ जाएगी। सो यस दीज टू आर कंपेरेबल। तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के। सो यस आंसर फॉर दिस वन इज बी पार्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना आपके पास, तो आपने क्या करना है, ट्राई करना है दोनों चीज़ों को रिड्यूस करने का, ताकि आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फ्रॉम ट्राइंगल्स। ए ई हमें दिया हुआ है ए, ई सी हमें दिया हुआ है बी, एंड डी ई हमें दिया हुआ है एक्स, एंड बी सी हमें दिया हुआ है वाई। अब यहाँ से उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे कौन सी हमारी थ्योरम शुड यूज होनी चाहिए, तो बीपीटी थ्योरम यूज होनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम क्यों यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे डीई पैरेलल दिया हुआ है बीसी के, तो हमें पता है कि एई ओवर ईसी इज इक्वल टू एडी ओवर डीबी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, डीई का दिया हुआ है और बीसी का दिया हुआ है। सो विल बी टेकिंग टू ट्राइंगल्स हियर विच इज एडीई। ट्राइंगल एडीई यूज करोगे और दूसरा ट्राइंगल कौन सा यूज करोगे, इट वुड बी एबीसी। तो दोनों में एंगल ए कॉमन है, दिस वन, ये दोनों का ही पार्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉमन। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं हम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से ले सकते हो आप, इट वुड बी दिस वन ADE and it would be this one. तो ADE is equal to ABC. What are they? Corresponding angles. तो हमारा ये कौन सी सिमिलैरिटी से हो गया, इट इज बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी तब यूज करते हैं जब आपके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये सिमिलर हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, तो इसका मतलब देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल एज वेल। तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो आप कैसे लिखोगे, AD over AB is equal to DE over BC is equal to AE over AC। तो बस इन दोनों को कंपेयर कर देंगे अब हम, क्योंकि DE की वैल्यू हमें दी हुई है एज x, BC की वैल्यू हमें दी हुई है y, AE की वैल्यू हमें दी हुई है a, और EC की वैल्यू हमें दी हुई है b। तो DE is x, BC is y, AE is a and EC is b। सो दिस इज माई प्रपोर्शन। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में, इट इज द डी ऑप्शन। सॉरी दिस इज ए सी नो, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज ए सी। तो ए सी की जगह क्या आएगा आपका, ए प्लस बी। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस विल बी द सी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि देखो वाई इधर चला जाएगा तो ए वाई हो जाएगा, बाकी से रेस्ट इज सेम। नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Yeah, let's start with the 10th one. So it says ABCD is a trapezium with AD and BC are parallel to each other, and AD is nothing but 4 centimeter. If the diagonals AC and BD intersect each other at O such that AO over OC is equal to DO over OB is half, then BC is, we have to find the value of BC in this case. तो हमें दिया हुआ ABCD is a trapezium, ट्रेपेजियम है, और मेंशन क्या करना है आपने, दैट वन ऑफ द साइड इज गिवन, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड बी सी। कैसे निकालोगे, पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्रिएट करो, दोनों के बीच में डायगोनल्स क्रिएट हो गए, ओ आ गया है यहाँ पे, और रिलेशन गिवन क्या है हमारे पास, ए ओ ओवर ए ओ सी इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी एज हाफ, और हमें क्या निकालना है, पीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई मेक दीज टू ट्राइंगल्स एज सेम और सिमिलर यू कैन से, देन ओनली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, तभी तो प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, दो ट्राइंगल्स लेते हैं हम, इट विल बी ए ओ डी एंड द अदर वन विल बी बी ओ सी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो दो गिवन पार्ट्स हैं, ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू डी ओवर ओ बी, दो साइड्स हो गई, और एक और एंगल चाहिए मुझे, एंगल कौन सा जाएगा यहाँ पे, ए ओ डी एंड द अदर वन विल बी बी ओ सी। सो यस यू कैन से AOD is equal to BOC by vertically opposite
एंगल। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पे यूज, SAS सिमिलैरिटी। SAS similarity से we can say that these two triangles are similar in nature। तो अब सिमिलर हैं तो इसका मतलब सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है इनकी, जैसे कि AO किसके प्रोपोर्शनल है, OC के, DO किसके प्रोपोर्शनल है, OB के, और थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, AD विल बी प्रोपोर्शनल टू BC। अब ये वाली दो वैल्यूज जो हैं हमें ऑलरेडी पता है दैट दे आर इक्वल टू हाफ। Either you can take A over OC or you can take DO over OB. It is half AD over BC। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड BC। AD की वैल्यू आपको दी हुई है 4, BC की वैल्यू आपको नहीं पता, BC की वैल्यू आप निकालोगे, इट विल बी 4 इंटू 2, इट इज 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 centimeter। So yes, the option for 10th one is C। Let's start with the 11th one. It says if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then length of each tangent is equal to। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो टेंजेंट्स, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब it is 60 and it is given that they are drawn to a circle of 3 centimeter। This is 3 centimeter and joining the external point of the two tangents, ये let it be A, this be, sorry, let the center of the circle be O, A, B and I am keeping this as P। तो हमें find out क्या करना है, we have to find length of tangent which is AP। तो इसको एक बार रीड्रॉ करते हैं अपने ट्राइंगल को ताकि हमें समझ आ सके कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। और 60 का हाफ कितना हो जाएगा, इट इज 30। मतलब एंगल APO 30 दिया हुआ है आपको, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। इसको रिक्रिएट करते हैं ट्राइंगल को एक बार ताकि समझ आ सके कि कौन सी चीज़ लगेगी, सो दैट वी कैन फाइंड AP इजीली। तो AP मेरा बेस हो जाएगा एक तरीके से, OA will be the perpendicular which is 3 centimeter and we have to find AP distance from A to P। तो ये फाइंड आउट करना है और एंगल कितना दिया हुआ है इसमें से हमें 30 डिग्री, OPA 30 दिया हुआ है। तो we'll be using tan 30 which is perpendicular over base OA over AP। और tan 30 की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/√3। OA की वैल्यू कितनी थी, 3। AP की वैल्यू हमें नहीं पता। You can use cross multiplication so that you can find the value of AP। So it is 3√3 centimeter। So yes, answer for 11th one is 3√3। तो यार सोचना है कि कब tan यूज़ होगा, cot यूज़ होगा, या कब हमारा केस यूज़ हो सकता है वो पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आई कैन यूज़, क्यों नहीं यूज़ कर पाए, क्योंकि दो साइड थोड़ी ना निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। एक साइड मिसिंग होती तो यस आई कैन से दैट आई कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। बट यहाँ पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो यू कैन ईजिली फाइंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। जैसे एक दी, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए तभी आप दूसरी निकालोगे, चाहे आप ट्रिगो भी यूज़ कर रहे हो, एंगल भी गिवन होना चाहिए। तो कंडीशन देखनी है आपको कि क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली आगे निकालना है। जैसे इस केस में कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एंगल गिवन था एंड वन साइड ऑफ इट इज देयर। अगर दो साइड होती और एंगल दिया होता 90 डिग्री होता तो मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकती थी, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इस केस में पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ कर पाया, क्यों, क्योंकि देयर वाज ओनली वन एंगल, मतलब एंगल वाज देयर बट देयर वाज ओनली वन साइड, दैट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। Next one says area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter। So it is given that there is a square and the measurement of it is 6 centimeter and we have to find the area of the circle। Circle
क्रिएट कर दो पहले तो एक बार। किसके अंदर बनेगा? स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे कई बार मिस इंटरप्रिटेशन ये हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं कि सर्कल को बाहर और स्क्वायर को अंदर, बट यहाँ पे हमें पढ़ना ध्यान से क्या लिखा है, सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो इसको। और उसके बाद कितने स्क्वायर, स्क्वायर का जो मेजरमेंट है वो कितना है, वन साइड का, इट इज 6। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे सर्कल का, it will be half of 6 which is 3 centimeter, and now we have to find the area of circle। और area of circle क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू एज इट इज आएगी, आर कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, so it is 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। So the answer to it is D। अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि पाई की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी आपको। क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि ऑप्शन ही आपके किसके टर्म्स में थे, पाई की टर्म्स में थे, तो इसलिए हमने उसको की, वी आर कीपिंग इट इन द फॉर्म ऑफ पाई ओनली। इस वजह से हमने पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है। अगर बाई चांस मान लो एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है ये क्वेश्चन, तो आपने पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। अगर क्वेश्चन ही आपका पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ही पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, सो कीप इट पाई ओनली, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि आप अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड करोगे और किसी के लिए नहीं। क्योंकि डायरेक्ट आंसर जब आ ही रहा है 9 पाई में, तो कीप इट देयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। Length of its diagonal is 2√3 centimeter. The total surface area of the cuboid is। तो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का सम तीनों का मिला के क्या दिया हुआ है, 6√3, और डायगनल की लेंथ कितनी दी हुई है, 2√3। तो लेंथ एल, बी और एच मिला के 6√3 है, डायगनल है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर। रूट आपका राइट साइड जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो देखो सब पे स्क्वायर आ गया, तो आपको एक तरीके से क्या वैल्यू मिल गई, एल का स्क्वायर मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया, एच का स्क्वायर मिल गया, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 12। तो आपके पास यहाँ पे 12 आया तीनों का सम। अब आपने क्या करना है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लेना है। क्यों ज़रूरी है यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लेना, क्योंकि आपके पास तभी तो ए प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca बनेगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू का स्क्वायर, 2lb 2bh 2hn। अब ऐसा क्यों किया हमने, स्क्वायर ही क्यों किया है यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर किया क्योंकि हमारे पास क्या आ सके, टी एस से निकल सके। टी एस से कैसे निकलेगा, 2 कॉमन ले लोगे, एल बी वहीं रहेगा, बी एच वहीं रहेगा, एच एल वहीं रहेगा, तो ये क्या किसके इक्विवेलेंट है, टी एस से के इक्विवेलेंट है। तो आपका 12 राइट साइड जाके 108 में से माइनस होगा, इट विल गिव यू 96, एंड दैट्स व्हाट योर आंसर इज, टोटल सरफेस एरिया इज which is 96 centimeter square। Now we'll be moving to the next one which is the 14th one। अब आपने यहाँ पे देखा मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ था 24। अब हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता, एक तरीके से ना मोड की पता है ना मीडियन की पता है, तो दोनों को किसी भी दो वेरिएबल से लेट कर लो, चाहे ए यूज़ करो चाहे बी यूज़ करो, आंसर तो आपका नंबर फॉर्म में ही आना है किसी ना किसी तरीके से। तो आप किसी भी वेरिएबल से उसको डिनोट कर सकते थे। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई से किया था, तो जब डिफरेंस लोगे तो यू कैन राइट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है मोड और मीडियन का 24, एंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो मोड और मीडियन का रिलेशन पहला दिया है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीडियन और मोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मीन का वैल्यू निकल जाएगा, इट विल बी 3y माइनस एक्स ओवर 2। मीन की वैल्यू आ गई आपके पास विच इज 3y माइनस एक्स ओवर 2। यू कैन पुट इट इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट, क्योंकि मीडियन माइनस मीन हमें दिया हुआ है निकालने को, तो मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मीन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी,
and then you can find the difference between both of them. तो फर्स्ट था मीडियन हमारा y, मीन क्या था हमारा 3y माइनस एक्स ओवर 2, तो वो भी सब्सिट्यूट कर दिया। दोनों वैल्यूज जब सब्सिट्यूट करी हैं तो सिंप्लीफाई करके क्या आया आपका x माइनस वाई ओवर 2, एंड x माइनस वाई ओवर 2 को आप कैसे लिख सकते हो 24 over 2, which is 12. So yes, you are getting the answer of median minus mean as 12. So yes, this is the answer to 14th one. Now the 15th one, it says the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer is। तो यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कुलर व्हील दिया हुआ है, और वहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, it has a radius of 0.25 meter। तो सबसे पहले वो क्रिएट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दिया हुआ था कि इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर कैसे ट्रैवल करेगा ये बताना है हमें कि कितने रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। 11 किलोमीटर को अगर हम मीटर में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज 11,000 मीटर, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000, तो इट इज 11,000 मीटर एज द टोटल डिस्टेंस। और सरकमफ्रेंस मतलब n निकालना है हमें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है हमें, सो इट वुड बी n इंटू सरकमफ्रेंस। क्यों कर रहे हैं n इंटू सरकमफ्रेंस, तभी तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा, कितने रेवोल्यूशंस लिए उसने अपने सरकमफ्रेंस पे, दैट विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस इट कैन कवर। तो टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें मेंशन था, इट इज 11,000, n एज इट इज आएगा, सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई r होती है, तो n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, इट वुड बी 11,000 ओवर 2 पाई r। पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे इट विल बी 22/7, r की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे इट इज 0.25, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो 11,000 ओवर 2 इंटू 22 इंटू 0.25 और 7 का जाएगा in numerator। So yes, after reducing it, you are getting the value as 7,000. In the next one, you can see that there is a distribution of it. Class frequency दिया हुआ था और हमने क्या निकालना था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कैसे आया आपका, आपने सबसे पहले क्या किया, सी एफ निकाला, सी एफ निकाला n/2 करा, जब n/2 करा तो 33 आया, और 33 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा 37। तो 37 का हमने देखा कि कौन सा क्लास है 37 के कॉरस्पॉन्डिंग, इट वॉज 10 एंड 15, और 10 और 15 में से लोअर लिमिट कौन सा है 10, तो मीडियन क्लास कितना हो गया 10 हो गया। मॉड क्लास निकालना था हमें, सॉरी मोडाल क्लास निकालना था हमें, और मोडाल क्लास कैसे निकलता है आपका, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम टेबल में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 20 है, तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है हमारी 1520, तो 1520 में से लोअर लिमिट कौन सी आपकी 15 है, तो यस, एडिंग बोथ ऑफ देम, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास is 10 plus 15, which is 25. So yes, sum of both of them is 25. Now the next ones, it says that we have two dice and they are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come at least once? तो 6 किस में आएगा आपका, एक बार, मतलब एक बार तो होना ही चाहिए, दो बार भी हो सकता है। तो हमने टोटल काउंट किए तो 11 आ रहे थे, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं इन टोटल, वी हैव 11, एंड 11 के बाद टोटल से डिवाइड करते हैं ना, और टोटल कितने हैं हमारे 36, सो 11 ओवर 36 विल बी द आंसर टू इट।
Yeah, so in this one, 10th one, it says ABCD is a trapezium with AD parallel to BC. आपके पास एक ट्रेपेजियम है और उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टू पैरेलल साइड्स हैं AD एंड BC. तो आपके पास हो जाएगा ABCD, पहले तो मार्क करना है और कंटिन्यूस रखना है इसको. ये नहीं कर सकते कि AB लिखा फिर D और C लिखा, ऐसे नहीं करना. AB आएगा, C आएगा और D आएगा. अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, AD इज पैरेलल टू BC. अब हमें डी को भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बी और सी को भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू साइड्स कैन नॉट बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो हमें ऐसे लिखना है इसको कि वो ए बी सी डी, ए डी और बी सी हमारे पैरेलल हैं. तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना हमें. दिस कैन बी रिटन एज डी एंड दिस कैन बी रिटन एज बी और सी. अब ऐसे क्यों लिखा, ए बी सी और डी. तो ए बी किसके पैरेलल होगा, आपके ए डी किसके पैरेलल होगा, आपके बी सी के. ए डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर. डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. दे आर सेइंग कि जो डायगनल्स होंगे आपके, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दैट इज ओ, सच दैट ए ओ ओवर ओ सी is equal to DO over OB is equal to half. Then we have to find the value of BC. BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू टेक टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स कौन से लोगे, एक तो AOD लेना है आपको और दूसरा COB लेना है. तो AOD और COB क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, AO over OC, this will be triangle AOD, and there will be triangle BOC, and the ratios will be proportional as AO over OC is equal to DO over OB. ये तो हमें दिया ही हुआ ऑलरेडी, which is equal to half they are saying. और दूसरा क्या हो सकता है, हमारे दो एंगल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है एंगल AOD and the other one can be BOC. So this will be SAS सिमिलैरिटी, क्योंकि एक एंगल होना चाहिए और दो साइड्स होनी चाहिए. तो SAS सिमिलैरिटी हो गया आपके पास. SAS सिमिलैरिटी के बाद व्हाट यू कैन से इज दैट AD एंड BC आर आल्सो प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमारे पास AO ओवर OC तो ऑलरेडी था ही, इक्वल टू OD ओवर OB हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू AD ओवर BC एज वेल. तो पहले से ही हमें पता है कि हमारे ये जो वैल्यूज हैं ये किसके इक्वल हैं, हाफ के. और AD की वैल्यू हमें दी हुई थी 4, BC हमें नोन नहीं है. तो BC कैसे निकालोगे, यू हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई. सो इट विल बी 8 सेंटीमीटर. सो यस, द वैल्यू फॉर BC इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर. कैसे किया हमने, एक बार रिपीट करते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ था AO ओवर OC इक्वल्स टू DO ओवर OB एज हाफ. तो ये चीज़ थी हमारी प्रोपोर्शनेट, और किसकी वैल्यू दी हुई थी, इट इज़ इक्वल टू 1/2. अब BC आपको फाइंड आउट करना था. तो हमने देखा कि अगर हम दो ट्राइंगल AOD और BOC लें तो उसमें हमें एक तो दो साइड्स मिल जाएंगी जो कि प्रोपोर्शनेट दी हुई हैं, और एक एंगल है हमारे पास, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOD और BOC. तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, SAS सिमिलैरिटी. सो इफ दे आर सिमिलर, their all sides will be proportional to each other. तो हमने क्या लिखा, A over OC is equal to OD over OB and AD over BC. तो बस आपकी जो लेफ्ट साइड थी, इट इज़ प्रोपोर्शनल, इट इज़ इक्वल टू हाफ, एंड AD की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4. BC is nothing but as it is, and we can easily find the value of BC by using cross multiplication. So BC is 8 centimeters according to this theorem. Now we'll be moving to the next one. If you have any problem in the 10th one, you can ask me. तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये कैसे आई, दो ट्राइंगल्स है आपके पास और दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट O. सो यस, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन. AOD किसके इक्वल होगा आपका, एंगल BOC. And yes, if both of the triangles are similar, then their sides will be proportional to each other. All the sides will be proportional to each other. तो A over OC तो already था ही, OD over OB भी already given था, and the third side is AD, and the third side of the other triangle is BC. So बस A over OC and OD over OB is half है,
और ए डी की वैल्यू कितनी है 4 है एंड बी सी इज 1.2 है. नाउ विल बी मूविंग टू द 11th वन. अब तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है. तो 11th वन पे चलते हैं. So in the 11th one you can see कि हमें यहाँ पे दिया हुआ there are two tangents and they are inclined at an angle of 60 degree and are drawn to a circle of radius 3 centimeter. हमारे पास एक सर्कल है, उसके पास रेडियस है, it is of 3 centimeter it is given and they are saying length of each tangent is equal to. तो हमें पता है कि दो टेंजेंट्स हैं, दे आर इंक्लाइनिंग एट 60, मतलब टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल बनेगा it will be 60. तो इसको मार्क कर देते हैं as 60 degree. Now you can see we have to find the length of each tangent. So first of all I am joining this point with the external point of the tangents. So let it be as O and P. Let this be as A. Let this be as B. So you know that tangent और radius के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? It is 90. So yes, OAP is 90 degree and half of 60 is 30 and we have to find the distance of AP. So कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें OP तो मेंशन है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यू कैन फाइंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल tan, टेंजेंट tan. सो इट इज tan 30. कैसे यूज किया एक बार देख लो. जैसे हमारे पास ट्राइंगल मेन कौन सा है? OAP है और ए पे क्या बन रहा है हमारा 90. दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री और हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड क्या करनी है? वैल्यू ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द बेस फॉर इट. तो परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है एक तरीके से. तो टैन यूज कर देंगे. टैन 30 डिग्री इज ओ ए ओवर ए पी. तो टैन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/√3. ओ ए हमें नहीं पता, सॉरी ओ ए वी नो इट इज 3. ए पी इज अननोन टू अस. सो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3√3 सेंटीमीटर. सो यस, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी is 3√3 centimeter, which is option number D. Now we'll be moving to the 12th one. अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो you can ask me. Now we'll be moving to 12th one. It says area of a circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter is. तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है और उन्होंने बोला है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ये कई बार मिस इंटरप्रिटेट हो जाता है कई बच्चों से कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. तो वो क्या करते हैं कि सर्कल को बाहर ले लेंगे एंड इट इनसाइड इट दे विल ड्रॉ अ स्क्वायर. तो यहाँ पे ध्यान से आपने पढ़ना है कि क्या मेंशन है. Let's start with the 12th one. So in this it says area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter. So there is a square and the side of it is 6 centimeter and inside it there is a circle. Inside it there is a circle. Now it is given that the square की जो side है it is 6 centimeter. So what will be the radius of the circle? It will be 3 centimeter then. तो हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? बस हमें ये नोट करना है कि आपको साइड दिया हुआ था विच इज 6 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 6 विल बी 3. तो रेडियस कितना हो गया आपका? 3 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल जाएगा आपका? इट इज पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी है आपकी? इट इज 3. सो 3 स्क्वायर. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल द आंसर्स इन पाई, so I won't put the value of pi in it. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 pi centimeter square. तो yes, your answer for 12th one is 9 pi. Let's start with question number 13 here. So it says sum of the length, breadth and height of a cuboid is 6√3. मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 6√3. लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, लाइक डायगनल की लेंथ भी दी हुई है. डायगनल की लेंथ कितनी है? इट इज 2√3.
और डायगनल हम कैसे निकालते हैं अगर आपको पता हो तो, इट इज़ बेसिकली, डायगनल इज बेसिकली रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू होती है क्यूबॉइड की। अगर आपने कभी भी डायगनल निकालना है ना क्यूबॉइड का, तो इट विल बी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट अगर उधर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट इधर आके राइट साइड आके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज नथिंग बट 12। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको भी हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, 12b प्लस बी एच, सॉरी, प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। तो यही हमें निकालना है क्यूबॉइड का। तो कैसे निकालोगे, ये देखो, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे जो दिया हुआ है एल प्लस बी प्लस एच, इसको यूज़ करना है और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि वी नो कि एल प्लस बी प्लस एच को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। इफ देयर आर 3 वैल्यूज अंडर स्क्वायर, so how you can open it is, you can take, you can use a plus b plus c का whole square. So it is l square plus b square plus h square plus 2lb plus 2bh plus 2hl is equal to 6√3 का स्क्वायर करोगे विच इज 108। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 12। अभी निकाला था हमने जस्ट कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है। और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, फ्रॉम लास्ट 3 वैल्यूज यू कैन टेक 2 कॉमन। एल बी बचा आपके पास, बी एच बचा आपके पास, एच एल बचा आपके पास। 12 यू कैन टेक टू द अदर साइड, तो वो माइनस हो जाएगा जाके। 108 minus 12 will be 96. So yes, the answer for this one is 96 centimeter square, which is option number C. Now we'll be moving to question number 14. I hope this one is clear to you. Let's now start with the 14th one. In this it says if the difference of mode and median of a data is 24. मोड और मीडियन का जो डेटा है उसमें क्या बोला उन्होंने, डिफरेंस अगर लोगे तो इट विल गिव यू 24। तो लेट्स से कि जो हमारा मोड है वो x है, जो मीडियन है वो y है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 है। x माइनस 4 y इज नथिंग बट 24। देन इट इज गिवन, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है आपने। सो मीडियन और मीन मतलब मीडियन की भी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास और मीन की भी वैल्यू होनी चाहिए, और वो तो है नहीं। तो तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है हमारा, इट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो 3 मीडियन, मीडियन की जगह क्या आएगा y, मोड की जगह क्या आएगा x, और मीन की जगह कुछ भी नहीं 2 इंटू मीन, और 3y माइनस एक्स हो जाएगा आपका, और ट्वाइस ऑफ मीन, 2 नीचे चला जाएगा आपका, 3y माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू मीन। मीन की वैल्यू आपके पास है अब, और मीडियन की भी वैल्यू आपके पास है। आपने निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो मीडियन, इट विल बी मीडियन माइनस मीन। मीडियन की वैल्यू कितनी है आपकी y, और मीन की वैल्यू कितनी है आपकी 3y माइनस एक्स ओवर 2। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, यू कैन टेक एलसीएम ऑफ इट, इट विल बी 2y माइनस 3y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इट इज, और 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन राइट इट एज x माइनस वाई ओवर 2। तो x माइनस वाई ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ था 24, सो 24 ओवर 2 कितना आ गया आपके पास 12। So yes, answer for it is 12. Now we'll be moving to question number 15. Let's start with the 15th one. So it says number of revolutions
made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 किलोमीटर is। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कुलर व्हील है and it has a radius of 0.25 मीटर और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और हमें बताना क्या है कि कितने रेवोल्यूशंस वो लेगा। तो सबसे पहले तो 11 किलोमीटर को जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे इनटू मीटर। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000 सो इट विल बी 11,000 मीटर। ये आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस। अब आपने क्या निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे। तो यार हमारा जो व्हील होगा उसका एरिया तो कोई काम का नहीं है इस केस में, काम का सिर्फ क्या है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल काम आएगा क्योंकि वो ही तो रोटेट हो रहा है, सर्कल ही तो रोटेट हो रहा है। तो इट विल बी n इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल। तो n इंटू सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका 2πr और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 11,000 मीटर। अब n की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो आप क्या करोगे यू कैन टेक 2πr टू डिनोमिनेटर इट विल बी 11,000 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 0.25। नाउ व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेरी सिंपली। अब आपने क्या करना है 7 को ऊपर ले जाना है सबसे पहला काम। इट इज़ 11,000 है, 7 ऊपर गया, नीचे आ गया आपके पास 44 और 0.25। 44 और 11 कैंसिल हो सकते हैं, दिस विल बी 1000 एंड बिलो 1 विल बी 4 और 4 और 1000 कैंसिल हो सकते हैं, दिस विल बी 2 5 0 एंड यस अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो दिस विल बी 100 हेयर। 25 से 250 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना हो गया आपका 7,000। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वुड बी 7,000 इन टोटल। बस यही करना था हमें, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से n क्यों किया हमने कि कितने रोटेशन में ये 11 किलोमीटर तक पहुंचे। तो n इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बस आपकी वैल्यू आ गई अब n की। n कैसे निकाला है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे किया, बस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना था 11,000, तो 2πr बस हम नीचे ले गए डिनोमिनेटर में एंड दैट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ revolutions which is 7,000. Now we'll be moving to the next one. Let's start with the 16th one. Here it says for the following distribution, class is there, frequency is there, and you have to take sum of the lower limit of the median and the modal class. You have to take lower limit of median class and you have to use lower limit of modal class and then you have to take sum of it. तो सबसे पहले आपको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसके बाद आपको सी एफ भी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि हमें कौन सा क्लास निकालना है मीडियन क्लास निकालना है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 5। ये नेक्स्ट टेबल आपका बनेगा फ्रिक्वेंसी का, इट इज़ 10 15 12 29। व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकेंड वैल्यू 10 और 15 ऐड होगा, सो इट विल बी 25। 25 और 12 ऐड होके 37 आएगा, 37 एंड 20 विल बी 57। 57 प्लस 9 इज 66। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई यहाँ पे 66। तो n ओवर्स 2 यू हैव टू फाइंड, इट विल गिव यू 66 ओवर 2 विच इज 33। तो 33 के बाद हमारा कौन सा नंबर है 37 है, तो इससे हमें कौन सा क्लास पता चल गया, दिस इज माय मीडियन क्लास, इसके सामने वाला होता है। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है इट इज 10 ओनली। अब मॉड क्लास निकालते हैं। मॉड क्लास कैसे निकालोगे आप, मॉड क्लास कैसे निकल सकता है आपका मॉडल क्लास, इट विल बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला है 20 वाला है,
तो यस इट इज़ 15 to 20, और 15 और 20 में लोअर लिमिट कौन सी है, इट इज़ 15 1। तो बस इन दोनों को अगर ऐड करोगे यू विल टेक द सम ऑफ इट, सो इसमें क्या मिल जाएगा आपको 25। 10 plus 15 is 25, which is option number B. Now we'll be moving to the next one, which is the 17th question. तो इसमें हमने क्या किया यार, हमें दोनों क्लासेस चाहिए थी, मीडियम क्लास भी चाहिए था, मोडाल क्लास भी चाहिए था, और उसके बाद हमने क्या किया, उसका सम लिया क्योंकि यही मेंशन किया गया था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मोडाल क्लास तो आसानी से निकल जाता है। मोडाल क्लास कैसे लिखना है आपने, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें यहाँ पे 10 है, 15 है, 12 है, 20 है, 9 है, तो सबसे हाईएस्ट 20 है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 15 to 20। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कौन सा है, 15 है या 20, आपको पता है इट इज़ 15। तो यस लोअर लिमिट विल बी 15 फॉर मोड क्लास। मीडियम क्लास की कितनी होगी, मीडियम क्लास कैसे निकालना है, हमने सी एफ निकाल के, सी एफ निकलेगा पहले, पूरा सी एफ का टेबल बनेगा, और उसके बाद यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लास। 10 to 15 आ रहा है, तो उसमें से आपका लोअर लिमिट क्या है, 10 है। तो दैट्स इट, कि मतलब लोअर लिमिट्स निकालने थे मीडियम क्लास के और मोडाल क्लास के, और उसके बाद उसका सम फाइंड आउट करना था, एंड सम इन दिस केस इज 10 and 15। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से, विच इज द 17th one। So in this one, it is given 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 2 डाइस हैं और एंड दे आर रोलिंग एट सेम टाइम। तो 2 डाइस हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है उसके आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, and the other one will be 1 2 3 4 5 6. So what will be the first value, 1 1. What will be the second value, 1 2. What will be the third value, 1 3 1 4 1 5 1 6। ये तो आप सभी लोगों को बनाना आता ही होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। 2 और 2 देख रहे हैं हम यहाँ पे, 2 और 3 देख रहे हैं, 2 4 2 5, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। अब नेक्स्ट 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, and then you have 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then you have 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, और यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इट विल कम एट लीस्ट वंस, 6 विल कम एट लीस्ट वंस। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, दिस विल बी द फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9 10 11। मतलब एक बार 6 तो आना ही चाहिए, 2 भी आ सकते हैं, वो भी काउंट करना है हमें, एक बार तो लेकिन मैंडेटरी है। तो कितने हो गए इन टोटल हमारे, 11 हो गए, और टोटल आउटकम कितने हमारे 36। सो यस द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इज 11/36। कैसे आया 11, क्योंकि हमारे पास था क्या कि इट विल कम एट लीस्ट वंस। तो जैसे अगर हमारा पेयर है तो उसमें से एक बार तो 6 होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, और एंड देन यू विल गेट द आंसर टू इट। 11 इसलिए आया है क्योंकि 6 तो थे ही आपके पास, और साथ में एक अलग नंबर भी हो सकता था, और 6 और 6 भी हो सकता था। सो यस दिस इज द आंसर फॉर 17th one. Now we'll be moving to 18th one. So in the 18th one, it is given that 5 tan beta is equal to 4. So you will get the value of tan beta as 4/5. अब इसको किसी तरीके से हमें किस में यूज़ करना, जो हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, 5 sin बीटा
minus 2 cos beta over 5 sin beta plus 2 cos beta। अब इसको किसी तरीके से मेरे को tan में कन्वर्ट करना है सारी वैल्यूज को। और tan कैसे होता है हमारा, इट इज sin बीटा ओवर cos बीटा। अब sin बीटा ओवर cos बीटा कैसे आएगा आपका, जब आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, cos बीटा से डिवाइड करोगे। सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos बीटा। पहली वैल्यू भी cos बीटा से डिवाइड हो रही है, दूसरी वैल्यू भी cos बीटा से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 5 sin बीटा और cos बीटा और 2 cos बीटा ओवर cos बीटा। अब देखो ध्यान से, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 5 sin बीटा ओवर cos बीटा क्या होता है, इट इज tan बीटा। तो आपके पास पहली वैल्यू क्या आ गई, 5 tan बीटा माइनस 2 ओवर 5 tan बीटा प्लस 2। तो tan बीटा की वैल्यू अब यूज़ हो सकती है हमारी बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि 5 और tan बीटा कैसे हैं हमारे इन मल्टीप्लिकेशन। या तो डायरेक्ट ये काम करो कि 5 tan बीटा कोई 4 डाल देते, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ना हमें 4/5 पुट करना है ना कुछ करना है। 5 tan बीटा की डायरेक्ट वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। सो 4 minus 2, 4 plus 2, 4 minus 2 is nothing but 2 और 4 plus 2 कितना हो जाएगा, 6, सॉरी it is 6। 2 over 6 is written as 1/3 which is option number A। so 1/3 कैसे आया हमारा, हमने कन्वर्ट किया अपनी वैल्यूज को जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था इनटू tan बीटा। क्यों किया tan बीटा में, क्योंकि हमें tan बीटा की वैल्यू दी हुई थी 4/5। या आप ये कह सकते हो कि 5 tan बीटा गिवन था एज 4। तो हमने 5 tan बीटा को डायरेक्ट क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। तो 4 minus 2 it will be 2 only and 4 plus 2 will be 6 and 2 over 6 can be reduced to 1/3। So option A is the correct one in this case। Now we'll be moving to the 19th one। I hope this one is clear to you। If you have any doubt you can ask me। Okay। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है और दिख रहा है कि tan में कन्वर्ट हो रहा है तो आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, ये रेशियो में दिया हुआ है तो यू कैन यूज़ द ट्राइंगल मेथड देन। क्योंकि आपको पता है कि tan बीटा किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू p ओवर b। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था 4, तो 4 यहाँ लेते, बेस आपको दिया हुआ था 5 के और आपने क्या निकालना था, हाइपोटेन्यूस। और फिर साइन की वैल्यू निकालते, फिर कॉस की वैल्यू निकालते, वो लेंदी प्रोसेस है। वो भी हो सकता है सेम आंसर आएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस की वैल्यू निकालो और सब्सिट्यूट कर दो। लेकिन वही है कि क्या होगा, उससे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। कैसे शॉर्ट हुआ, क्योंकि हमने कोशिश ही ये की कि हम अपने जो जो पार्ट है जिसको हमें निकालना है उसको टैन बीटा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें। तो टैन बीटा की डायरेक्ट वैल्यू हमने इसी वजह से हम यहाँ पे substitute कर। Let's start with the 19th one। Here we have statement and we have reason for it, assertion and reason is there। And it says if products of two numbers is 5780 and their HCF is 17 then their LCM is 340। दो नंबर्स हैं, जैसे मान लो A और B, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 5780। HCF हमें कितना मेंशन है यहाँ पे, इट इज़ 17। LCM हमें कितना मेंशन है, इट इज़ 340। तो हमें पता है कि हमारे पास वेरीफाई करने का तरीका है वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। A इंटू बी कितना हो गया आपका 5780, HCF कितना हो गया 17, LCM कितना हो गया 340। तो हमारे को वेरीफाई कैसे होगा ये फर्स्ट पार्ट कि ट्रू है या फॉल्स है, तो चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड का आंसर क्या राइट साइड के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। सो यस इट इज़ मैचिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ 5780, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट वन इज ट्रू, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज assertion इज ट्रू। सेकेंड में आपसे बोला गया HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ
LCM। जैसे HCF और LCM का वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो आपको दिखेगा कि यस 340 एंड 17 आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर फैक्टर ऑफ ईच अदर। क्योंकि आप देखो अगर ध्यान से तो दे आर डिविजिबल, दे बोथ आर डिविजिबल। सो यस दिस इज ट्रू एज वेल, बट आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो we can say option B is the correct one. Both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Let's start with the question number 20. Here we are given with statement A and statement R, which is assertion and reason. So assertion कहता है कि coordinates जो होंगे midpoint of AB and AC of triangle ABC, that is D and E. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और उसमें हमें बोला गया है कि देयर आर टू मिड पॉइंट्स बिटवीन इट, एक तो D है और दूसरी तरफ E है। D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,5 एंड E का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3, देन दे आर सेइंग कि BC का जो वैल्यू होगी इट इज 20 यूनिट्स है। तो हमें ना चेक करना पड़ेगा कि D और E के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा -3, देन -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई -6 का होल स्क्वायर एंड -3 -5 कितना होता है -8 का square. So it is 36 and then you have 8 square as 64. So it is root 100. Root 100 क्या हो जाएगा आपका 10 units. So yeah, this is 10 units, this is 20. Relation क्या है D और BC में कि D जो है वो हमारा half of BC है. That's correct. Now the next thing which is given is line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. This is what midpoint theorem states. And yes, there is a direct relationship between assertion and reason. So we can say A is the answer to question number 20. Now we'll be moving to the next one in the next video, and you can check the description for all the answers for the sample paper.